स्टूडेंट्स, देखिए अब औद्योगिक औषधि सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे ऑगस्ट लॉस का सिद्धांत, थियोरी ऑफ ऑगस्ट लॉस। जैसा कि पूर्व में हम जान चुके हैं और हमने चर्चा भी की थी कि अल्फ्रेड वेबर ने एक अति महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया जिसे वेबर का औद्योगिक औषधि सिद्धांत के नाम से जाना गया। वह सिद्धांत मूलतः परिवहन लागत, श्रम की स्थिति और एकत्रीकरण की अर्थव्यवस्था पर आधारित था। तो जब सिद्धांत का मूल्यांकन किया गया तो उसमें अनेक कमियां दिखाई दी, जो कि एक स्वाभाविक पक्ष है। तो इन कमियों को दृष्टिगत करते हुए, अपने जहन में रखते हुए अनेक विद्वानों ने अपने अपने मॉडल और सिद्धांत प्रस्तुत किया। उसी में से एक थे ऑगस्ट लॉस। लॉस साहब भी जर्मनी के एक महान विद्वान थे। इन्होंने अपने अंतिम समय में, इनकी मृत्यु 1945 में होती है और इनकी पुस्तक आती है 1940 में जर्मन भाषा में, जिसका शीर्षक था डिल रुंडलिचे ओर्डंग डर विर्साफ्ट, जिसका 1954 में अंग्रेजी अनुवाद किया गया द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन के नाम से। जैसा कि हम देखते हैं, इनकी पुस्तक का नाम था डिल रुंडलिचे ओर्डंग डर विर्साफ्ट, 1940 में आती है और द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन के नाम से 1954 में इसका अंग्रेजी अनुवाद किया जाता है। तो इसमें उन्होंने क्या किया कि जो वेबर साहब ने न्यूनतम लागत सिद्धांत को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था, उसकी आलोचना करते हुए अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और ये सिद्धांत मूलतः अगर देखा जाए तो कई विद्वानों ने इसको बाजार अवस्थिति का सिद्धांत बताया या बाजार क्षेत्र सिद्धांत के नाम से पुकारा। तो यह भी ध्यान रखेंगे कि बाजार क्षेत्र सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ऑगस्ट लॉस से। अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पूर्व यद्यपि इन्होंने वेबर की आलोचना की थी, लेकिन वेबर के सिद्धांत के संशोधन के परिणाम स्वरूप ही अपनी मान्यताएं या अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया। और अपने सिद्धांत को प्रस्तुत करने से पूर्व इन्होंने भी कुछ मान्यताएं प्रस्तुत की और वह भी मान्यताएं निश्चयवादी प्रवृत्ति की हैं, लगभग वेबर से मिलती जुलती हैं। पुनः अपने सिद्धांत की जब व्याख्या शुरू की तो जहां वहां न्यूनतम परिवहन लागत की बात की थी, किसने? अल्फ्रेड वेबर ने। इन्होंने कई लागत अवस्थिति की बात की। नंबर 1 पर लागत आधारित अवस्थिति। पहला इन्होंने क्या नाम दिया? लागत आधारित अवस्थिति। दूसरा कुल प्राप्ति अवस्थिति, कि उद्योग से कितना प्राप्त हो रहा है, तो जहां सरप्लस होगा, फायदा होगा, वहीं पर उद्योग हम लगाएंगे। और तीसरा लाभ आधारित अवस्थिति। तो इसमें यह हमें महसूस होता है या आप भी महसूस करोगे, जैसे कहा गया कि वेबर साहब ने परिवहन लागत, न्यूनतम परिवहन लागत को महत्व दिया और पुनः श्रम और एकत्रीकरण की अर्थव्यवस्था को भी महत्व प्रदान किया, लेकिन उन्होंने ज़्यादा जोर किस पर दिया? न्यूनतम परिवहन लागत। यहाँ पर लागत को ही आधार बनाया लॉस ने भी। तो यहाँ लागत आधारित अवस्थिति, एक तो लागत आधारित अवस्थिति बात की और उसमें निश्चय ही परिवहन लागत को उन्होंने महत्व दिया कि उद्योग की स्थापना वहां होगी जहां पर न्यूनतम लागत आए। तो लागत चाहे वो कच्चा माल को लाने में परिवहन लागत हो या फिर निर्मित माल को बाजार तक बेचने के लिए। दूसरा इन्होंने दिया कि कुल प्राप्ति अवस्थिति, कि जहां कुल जो प्राप्ति हम कर रहे हैं वह जो प्राप्ति है, एक तरह से कहा जाए कि जैसे भी जो कुछ भी हम प्राप्त कर रहे हैं वो न्यूनतम हो। और लास्ट में कहा लाभ आधारित अवस्थिति। तो 3 पर इन्होंने बात की। जब पहले की बात हुई कि लागत आधारित अवस्थिति है, तो इसमें इन्होंने 3 बातों को प्रस्तुत किया। पहला परिवहन लागत, उत्पादन लागत और कुल लागत। परिवहन लागत में सामान्यतः परिवहन संबंधित सुविधाएं देखी गई कि कच्चे माल को औद्योगिक क्षेत्र तक लाने में। दूसरा, उत्पादित माल को बाजार तक ले जाने में तो परिवहन लागत कितनी है। फिर जब कच्चे माल को हम औद्योगिक इकाई में लेकर आ रहे हैं तो उत्पादन लागत कितनी है। तो उत्पादन लागत में कच्चे माल की स्थिति, फिर श्रमिकों को जो हम दे रहे हैं, मशीनों पर जो खर्च किया जा रहा है, वो सब उत्पादन लागत में आएगा। और लास्ट में इन्होंने कहा कुल लागत। तो कुल लागत में परिवहन लागत और उत्पादन लागत के साथ साथ जो अन्य लागतें हैं उनको मिला दिया। तो ये अति व्यवहारिक सिद्धांत को प्रस्तुत करने की कोशिश की। अब जब परिवहन लागत की बात इन्होंने की तो परिवहन लागत में इन्होंने 3 विधियों का उपयोग किया। ध्यान रखेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 3 विधियों का उपयोग किया। पहला त्रिभुजीकरण विधि। तो त्रिभुजीकरण विधि में वही कि अगर कच्चा माल,
दो हैं, दो से अधिक हैं तो उद्योग कहाँ होना चाहिए। फिर यांत्रिक मॉडल इन्होंने प्रस्तुत किया और आइसोडॉपेन, जो कि पहले ही वेबर साहब प्रस्तुत कर चुके थे आइसोडापन की संकल्पना। तो परिवहन, और पुनः इन्होंने परिवहन लागत को निर्धारण करने के लिए कई बिंदुओं की खोज की, जिस पर हम अभी आगे चर्चा करेंगे। फिर इन्होंने कुल लागत का विश्लेषण दिया। फिर कुल प्राप्ति, तो कुल प्राप्ति जो लागत है इसको कई भागों में बांट कर इन्होंने प्रस्तुत किया और इसकी व्याख्या की, और लास्ट में लाभ आधारित लागत की बात की। तो देखो यहाँ पर जैसे हर टॉपिक की तरह यहाँ भी मैं आपको बता दूं कि हमें उन बिंदुओं पर ही ज़्यादा जोर देना है जहाँ से प्रश्न आएंगे। तो सबसे पहले ऑगस्ट लास कहाँ के थे? जर्मनी के थे। इन्होंने 1940 में एक पुस्तक लिखी, डील उरलेंच ओर्डंग डर विसाफ्ट। फिर 1940 में इसका द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन के नाम से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन किया गया। इनकी मान्यताएं क्या हैं? फिर इसके बाद जो इनकी व्याख्या की गई, सिद्धांत की व्याख्या की गई, उनमें किन किन तत्वों को लिया, इन पर ही हमें ध्यान रखना है। वैसे तो डायरेक्ट जो क्वेश्चन आते हैं सीधे इनकी पुस्तक का नाम पूछा जाता है, और कहीं कहीं इनको बाजार क्षेत्र, इनके मॉडल को या सिद्धांत को बाजार क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जोड़ा जाता है। जब हम लोग केंद्रीय स्थल सिद्धांत करेंगे तो उसमें भी इनकी बातें आएगी। तो वह भी केंद्रीय स्थल सिद्धांत का जो परिमार्जन किया गया उसमें भी लगभग यही तथ्यों को, इन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत किया गया, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम अलग करेंगे। कई किताबों में हमने देखा कि बाजार से जो उन्होंने केंद्रीय स्थल सिद्धांत का विवेचना दी थी उसी को आधार बनाकर इस सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनकी मूल बिंदुओं पर ध्यान देंगे। इन्हीं मूल बिंदुओं को आपको क्या करना है, याद करना है। तो देखें, लास का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत। तो जो तथ्य आपके पास ये प्रस्तुत किए जा रहे हैं पॉइंट में, इनको ही आप क्या करेंगे, अपने मस्तिष्क में रखेंगे। देखें, कहाँ के थे? जर्मनी के महान विद्वान थे, बात हो गई। उन्होंने अपनी पुस्तक डील रूनलीचे ओर्डुंग डर वर्साफ्ट कब आई? 1940 में, जिसमें औद्योगिक अवस्थिति संबंधी समस्याओं का विस्तृत विवरण दिया। पुनः 1954 में विलियम, यहाँ नाम आ गया विद्वान का, विलियम बोंगलोम ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। तो यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किसने अंग्रेजी में अनुवाद किया, जिसका शीर्षक है द इकोनॉमिक्स ऑफ लोकेशन। कब? 1940 में। लास का उद्देश्य केवल विनिर्माण उद्योग की स्थिति निर्धारण ही नहीं करना था, बल्कि समस्त अर्थतंत्र के संतुलित प्रतिरूप को प्रदर्शित करना था। लास के अनुसार उद्यमी को उस स्थान पर उद्योग की स्थापना करनी चाहिए जहां उद्योग स्थापित होने से उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। तो सारी बातें तो पीछे अल्फ्रेड वेबर ने भी किया था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा संशोधन होगा, क्योंकि यहाँ आप देखें, विनिर्माण उद्योग की स्थिति निर्धारण ही नहीं, बल्कि उन समस्त अर्थतंत्र के तत्वों में संतुलित स्थापित करना या उसके प्रतिरूप को प्रदर्शित करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। अब इन्होंने जैसा कि बताया कुछ मान्यताएं दी। तीन मान्यताओं को देखें, ये क्या है? मान्यताएं। तो प्रमुख जो मान्यताएं हैं क्या हैं? लास ने ऐसे विलग, देखें, लास ने ऐसे विलग समरूप प्रदेश की कल्पना की जिसमें धरातली समरूपता, कच्ची माल के वितरण, जनसंख्या वितरण, परिवहन की सुविधा, आर्थिक अवसर की संभावना सर्वत्र एक हो। तो जब इन बिंदुओं को आप देख रहे हैं तो ये सहज ही स्पष्ट हो जा रहा है कि इनकी भी मान्यताएं निश्चयवादी प्रवृत्ति की हैं, जैसे कि वेबर की थी। क्या कल्पना की? धरातली समरूपता हो। तो जहां औद्योगिक हम सेक्शन देखते हैं वो ये मान भी लेते हैं, चलो। कच्ची सामग्री का वितरण एक समान हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है, लेकिन माना जाए, क्योंकि हमें सर्च करना है कि उद्योग कहाँ लगाना है। तो जब उद्योग हमें लगाना है तो कच्ची माल का वितरण सर्वत्र हो, जिस पर वो उद्योग आधारित है, ये उद्यमी सोचेगा ही। फिर इसके बाद जनसंख्या का वितरण, परिवहन की सुविधा और आर्थिक अवसर की संभावनाएं सर्वत्र एक जैसी पाई जाती हैं। तो बात की जैसे कहा गया, परिवहन की सुविधा, आर्थिक अवसर, जनसंख्या का वितरण, ये जब इनमें समरूपता की हम बात करते हैं तो उसको नियंत्रित करने की प्रक्रिया हो जाती है। या तो एक
पूरा का पूरा मॉडल तंत्र हम बसा लें, फिर उसमें उद्योग की स्थापना करें। क्योंकि ये जो जनसंख्या का वितरण है, ये मानवीय प्रवृत्ति है। परिवहन की सुविधा हमें विकसित करना, आर्थिक अवसर, लेकिन मानव अपने विकास के प्रक्रम में, मानव जो भी राष्ट्र हो, जहां भी मानव हो, अपने विकास के प्रक्रम में इनको ही समायोजित करने का प्रयास करता है। हम भी क्या करते हैं, अपने संवैधानिक प्रवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए कि जनसंख्या का समान विकास हो, सब में समानता आ जाए, परिवहन की सुविधा खूब विकसित हो और आर्थिक अवसर सबको बराबर प्राप्त हो जाए। ये एक आदर्श क्या है, उद्देश्य है। और ऐसे उद्देश्य हमने इनडायरेक्ट या डायरेक्ट आप समझें, हमने अपनी संविधान की उद्देशिका में भी रखा। लेकिन ये उद्देश्य हैं, आदर्श हैं, तो आदर्श को हम प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, पहले से ये होते नहीं हैं। तो यह भी एक निश्चयवादी प्रवृत्ति है। समरूप प्रदेश का प्रत्येक उत्पादक और उपभोक्ता अधिकतम लाभ प्राप्त करने का इच्छुक हो। अब देखें, उत्पादक को भी लाभ हो, उपभोक्ता को लाभ हो। तो उत्पादक सोचेगा कि वस्तु महंगी बिके और उपभोक्ता सोचेगा कि सस्ती बिके। तो इनमें संतुलन होना चाहिए। और विश्व व्यवस्था में देखें, बाजारी व्यवस्था में या सामान्य व्यवस्था में यही इन व्यवस्थाओं का संतुलन या समायोजन ही किया जाता है। इसलिए लॉस जो हैं, थोड़े से परंपरा को छोड़कर वास्तविकता के तरफ जा रहे हैं। इसके बाद समरूप प्रदेश में उत्पादन स्थल अभिष्टम संख्या में होते हैं। अभिष्टम मतलब एकदम एब्सोल्यूट हो, जिसमें प्रदेश का कोई भी भाग उत्पादित वस्तु की आपूर्ति से वंचित नहीं रहता है। कोई भी भाग उत्पादित वस्तु की आपूर्ति से वंचित नहीं रहता है। तो केंद्रीय स्थल सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो वहां पर यही बात की गई, जो हेक्सागोनल क्षेत्र लिया गया कि कोई भी क्षेत्र सेवा से वंचित न रहे। ख्याल रखेंगे, जनसंख्या भूगोल में इस पर बात हो चुकी है। इसके बाद उत्पादित वस्तु के उत्पादन, आपूर्ति और व्यापार के क्षेत्र लघुत्तम आकार के होते हैं, जिसके फलस्वरूप आर्थिक दृष्टिकोण से समर्थ उत्पादकों की संख्या अधिकतम होती है। काफी व्यवहारिक तथ्यों को प्रस्तुत किया। बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, जिसमें किसी भी उत्पादक को असामान्य लाभ प्राप्त करने की संभावना नहीं रहती है। कहने का मतलब, किसी एक व्यक्ति या एक उद्यमी या एक उत्पाद का एकाधिकार नहीं रहता है। इसके बाद बाजार क्षेत्र की सीमा पर स्थित उपभोक्ता निकटतम उत्पादों में से किसी से भी वस्तु क्रय करने के लिए तत्पर होता है, किसी से भी। इसका मतलब कि जब गुणवत्ता में समरूपता होगी तभी। इसके बाद सिद्धांत की व्याख्या, तो जैसा कि आगे हमने बताया था आपको, लॉस ने अपने सिद्धांत की व्याख्या में उद्योगों की अवस्थिति के निर्धारण के संदर्भ में 3 चरणों का विश्लेषण किया। पहला, लागत आधारित अवस्थिति, जैसा कि बताया, कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति और लाभ आधारित अवस्थिति। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं कि किन तथ्यों का विश्लेषण किया, सिर्फ परिवहन का या नहीं। तो यहाँ नाम लिया लागत आधारित अवस्थिति, जिसमें परिवहन समाहित होगा, कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति और लाभ आधारित अवस्थिति। 3 तथ्यों को इन्होंने लिया। अब इसमें एक एक करके हम लोग विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले चलते हैं लागत आधारित अवस्थिति। ये क्या है? कॉस्ट बेस्ड लोकेशन क्या है? किसी वस्तु के उत्पादन में जो मौद्रिक व्यय होता है उसे लागत कहते हैं, और ये व्यवहारिक परिभाषा है। जितना हम मुद्रा व्यय करेंगे उसे लागत होगी। जैसे कारखाने को लगाने जब हम जा रहे हैं तो ज़मीन खरीदेंगे, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बनवाएंगे, मशीनें लाएंगे, कच्चा माल लाएंगे, श्रमिक रखेंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, फिर उसका उत्पादन होगा, उसका परिवहन होगा, बाजार तक पहुंचने में जो लाभ प्राप्त होता है, इस सबको मिलाकर क्या कर दिया गया? मौद्रिक व्यय। और उसे लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत कहते हैं। कुल लागत के अंतर्गत कच्चे माल का मूल्य, जैसे देखें यहाँ दिया भी है, कच्चे माल का मूल्य, भूमि का किराया, कच्चे माल को एकत्रित करने तथा उत्पादित वस्तु को बाजार तक पहुंचाने में परिवहन व्यय, मजदूरी, उपकरण इत्यादि पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा। काफ़ी क्लियर कट कर दिया यहाँ। इसके अतिरिक्त इसमें विज्ञापन का व्यय भी सम्मिलित होगा।
तो इन मूलभूत तथ्यों को ध्यान में रखेंगे। वेबर साहब ने अपने सिद्धांत को जरूर प्रस्तुत किया, लेकिन इन बारीकियों को उन्होंने छोड़ा है। क्लियर? अब इस संदर्भ में लास्ट ने इस संदर्भ में 3 प्रकार की लागत पर विचार किया: परिवहन लागत, उत्पादन लागत और कुल लागत। परिवहन लागत के अंतर्गत कच्चे माल को एकत्रित करने, उत्पादित माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए परिवहन पर किए गए व्यय को सम्मिलित किया जाता है। उत्पादन के अन्य कारकों के सर्वत्र समान होने पर उद्योग की अवस्थिति वहां होगी जहां परिवहन लागत न्यूनतम होगा। परिवहन लागत के निर्धारण हेतु 3 विधियों का उपयोग किया: स्थानीय त्रिभुजीकरण विधि, अयांत्रिक मॉडल और सम परिवहन लागत रेखा अर्थात आइसोडापेन विधि। अब इन्होंने क्या किया? लाश के अनुसार 2 कच्चे माल क्षेत्र और एक बाजार की उपस्थिति में उद्योग की अवस्थिति 3 बिंदुओं के से निर्मित त्रिभुज के भीतर होगी और इसी त्रिभुज को स्थानीयकरण त्रिभुज कहा गया। अगर इसको हम समझने की कोशिश करते हैं तो ये देखें, हमने एक ये त्रिभुज लिया, तो पहले R1 R2, तो यहाँ पर और ये मार्केट हो गई। तो यहाँ पर ये त्रिभुज के अंदर जो है, कहने का मतलब उद्योग की स्थापना हम यहाँ कर सकते हैं। जैसे ये P बिंदु हमने लिया, यहाँ पर अगर 1 से अधिक 2 से अधिक कच्चे माल हुए यहाँ पर, तो फिर उद्योग की स्थापना यहाँ भी कर सकते हैं। ये R2 हो गया, ये क्या हो गया? R3 हो गया। R1 R2 R3, तो इस संदर्भ में यहाँ लेंगे। अगर इनका आता है तो यहाँ पर लेंगे। और लगभग इसी तरह से विवेचना वेबर ने भी दिया था, आपको पता है। तो यहाँ पर फैक्ट को आपको याद रखना है। फिर यांत्रिक मॉडल, लाश के अनुसार किसी क्षेत्र के किसी उद्योग से संबंधित कच्चे माल कि अनेक स्रोतों और कई बाजार हो, तो ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना वहां होगी जहां सभी कारकों के मध्य संतुलित होने के कारण परिवहन लागत न्यूनतम होगा। इसके लिए यांत्रिक मॉडल ही उपयुक्त होगा। कहने का तात्पर्य कि कई हैं, तो वहां हम व्यवहारिक रूप से देखेंगे कि कई बाजार हैं, कई स्रोत हैं, तो उन क्षेत्रों में हम उद्योग की स्थापना करेंगे जहां पर परिवहन लागत सबसे न्यूनतम हो। क्लियर? इसके बाद आइसोडापेन विधि, तो आइसोडापेन विधि की संकल्पना वेबर ने प्रस्तुत कर दी थी। वेबर के समान लाश ने भी इसके माध्यम से औद्योगिक अवस्थिति को समझाने को प्रयास किया कि जहां पर न्यूनतम परिवहन लागत की रेखा होगी वहीं पर उद्योगों को हम क्या करेंगे? स्थापित करेंगे। क्लियर? लाश ने न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु के निर्धारण के लिए 4 स्थितियां बताई। तो डायरेक्ट इन स्थितियों का नाम ही आपको लेना है: भार अनुपात, विभिन्न बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति, यातायात की दशा और परिवहन मार्गों का मिलन बिंदु। अब इसके बाद होगी उत्पादन लागत। तो उत्पादन लागत क्या है? उत्पादन आधारित अवस्थिति के अंतर्गत किसी कारखाने की अवस्थिति का निर्धारण अति महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। अतः उद्योग की स्थापना ऐसे स्थान पर की जानी चाहिए जहां उत्पादन लागत न्यूनतम हो, श्रम सस्ता मिलता हो, कच्चा माल सस्ता वहां आ जाए। क्लियर? उत्पादन लागत से तात्पर्य प्रक्रिया जन्य लागत से है। इसमें श्रम की उपस्थिति, मजदूरी दर, एकत्रीकरण की अर्थव्यवस्था इत्यादि तत्व क्या होते हैं? प्रभावित करते, जैसा कि वेबर ने भी बताया था। कुल लागत के अंतर्गत सभी लागतों को सम्मिलित करते हैं, जैसे भूमि का किराया, श्रमिकों की मजदूरी, ब्याज, परिवहन खर्च, विज्ञापन खर्च, जो कि पहले भी बात हो चुकी। क्लियर? कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति तीसरा था। कुल प्राप्ति से तात्पर्य कुल आय से है। कुल प्राप्ति के अनुसार किसी उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करना लाभप्रद होगा जहां सर्वाधिक आय प्राप्त होने की संभावना है। लास्ट ने इस संदर्भ में 2 स्थितियां बताई: सुविधाजनक बाजार और
अधिकतम कुल प्राप्ति के विशिष्ट स्थल। अब तीसरा इसमें आ जाएगा लाभ आधारित अवस्थिति। इसके अंतर्गत स्पष्ट किया कि उद्यमी उद्योग को उस स्थान पर स्थापित करने का प्रयास करेगा जहां अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके और जो कुल प्राप्ति और लागत का अंतर होता है। और यहाँ पर लाभ बराबर कुल प्राप्ति माइनस लागत। लाभ क्या है कि जितना हमें प्राप्त हुआ और कितना लागत उसमें से घटा देंगे तो हमें क्या होगा, लाभ प्राप्त हो जाएगा। तो इन मूल बिंदुओं पर आप ध्यान रखेंगे। बेसिकली पुस्तक कब आई, शीर्षक क्या था, फिर अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, कब किया, और इनकी मान्यताएं थी। फिर इसके बाद व्याख्या किस आधार पर किया, तो लागत आधारित अवस्थिति, कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति और लाभ आधारित अवस्थिति। फिर इनके उप विभाग किए गए। तो इन तथ्यों को याद करेंगे तो आपके प्रश्न आसानी से हो जाएंगे। देखिए जो मूल बिंदु है, इस सिद्धांत से संबंधित जो मूल बिंदु है, यहाँ चार्ट के द्वारा भी हमने दिखा दिया कि लाश के औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत की व्याख्या। तो तीन व्याख्या किस पर की गई, लागत आधारित अवस्थिति की व्याख्या, कुल प्राप्ति आधारित अवस्थिति की व्याख्या और लाभ आधारित अवस्थिति की व्याख्या। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं इनमें। यहाँ क्वेश्चन आपके पास क्या आएगा, डायरेक्ट। तो ये हो गया, आप ध्यान रखें, फिर ये हो गया और फिर ये हो गया। इसके बाद यहाँ पर लागत आधारित जो व्याख्या है, इसमें परिवहन लागत की जब हम बात करते हैं, कहने का तात्पर्य लागत आधारित व्याख्या में तीन, जैसा कि पूर्व में बताया, परिवहन लागत, उत्पादन लागत, कुल लागत। परिवहन लागत में तीन विधि ली गई, स्थानीयकरण त्रिभुज, यांत्रिक मॉडल, आइसोडापेन। फिर न्यूनतम परिवहन लागत में बिंदु निर्धारण की स्थितियां क्या है, भार का अनुपात, भार अनुपात, बिंदुओं की सापेक्षिक स्थिति, यातायात की दशा, परिवहन मार्गों का मिलन बिंदु। और कुल प्राप्ति में सुविधाजनक बाजार और अधिकतम प्राप्ति विशिष्ट स्थल और लाभ आधारित अवस्थिति को ऐसे समझाया। तो इन बिंदुओं को आप याद करते हैं तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि लाश की अवस्थिति सिद्धांत में जो व्याख्या की किन आधारों पर की, तो लागत आधारित, कुल प्राप्ति आधारित और लाभ आधारित। लागत आधारित में परिवहन लागत, उत्पादन लागत, कुल लागत को लिया। परिवहन लागत में कौन कौन विधि अपनाई, स्थानीयकरण त्रिभुज विधि, यांत्रिक मॉडल, आइसोडापन। न्यूनतम परिवहन में किन किन बिंदुओं को निर्धारण किया, तो भार अनुपात, बिंदुओं की सापेक्षिक सिद्धांत, यातायात की दशा और परिवहन मार्गों का मिलन बिंदु। और इसमें कुल प्राप्ति में देखा जाए तो सुविधाजनक बाजार और अधिकतम प्राप्ति की विशिष्ट स्थल, और ये सिंगल है। इन तथ्यों को यदि आप याद रखते हो, सिर्फ ये पॉइंट, और पुस्तक का नाम, कब प्रकाशित की गई, फिर उसका अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया और कब किया, इतने तथ्यों को यदि आप याद कर लेते हैं तो प्रश्न आपका आसानी से हो जाएगा। क्लियर।